नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कभी एक दूरदर्शी सपना था वेव्स प्लेटफॉर्म, आज साकार होकर कर रहा है एक नए युग की शुरुआत। पीएम ने मुंबई में किया विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। आज से शुरू हुए 4 दिवसीय वेव समिट में लेजेंड्स एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडियाज सोल सेशन का आयोजन। सेशन के मॉडरेटर थे अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, मोहनलाल और चिरंजीवी ने विभिन्न विषयों पर रखा अपना पक्ष। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 12.6% बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। पहली बार 2.37 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचा संग्रह, सरकारी आंकड़ों में दी गई जानकारी। पहलगाम आतंकी हमले में न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा, यह बेहद गंभीर वक्त, ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो। याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से पेश आने की दी हिदायत। और चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के मकसद से की 3 नई पहल। मतदाता सूचियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा प्राप्त करना, बीएलओ को मिलेगा मानक फोटो पहचान पत्र, मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना है शामिल। तो इस समाचार बुलेटिन में सबसे पहले बात आज से शुरू हुए वेव्स 2025 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का उद्घाटन किया और इसे सृजनात्मकता का वैश्विक उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक जगत का आह्वान करते हुए कहा कि भारत की हर गली में एक कहानी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत में सृजन करने और विश्व के लिए सृजन करने का सही समय है। हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे, ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको
क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के, जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी। ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। और इस वेव समिट में दुनिया भर से तमाम कलाकारों ने, दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया। दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी मुंबई में वेव सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लेजेंड्स एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि इस शानदार पहल से एंटरटेनमेंट, फिल्म, आर्ट, कल्चर और सभी अन्य क्षेत्रों को फायदा होगा। Prime Minister Narendra Modi ji, he always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. फिल्म अभिनेता चिरंजीवी वेव सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लेजेंड्स एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडियाज सोल सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि अपने करियर के दौरान उन्होंने दूसरे अभिनेताओं से प्रेरणा ली और नेचुरल एक्टिंग पर ही फोकस किया। My aim is, yes, I should hit the bullseye. And then what is that I can cater? What is that extra I can showcase my abilities to become a star? Then I thought I started sourcing inspiration, drawing inspiration from my contemporary people. Now Mithun Dada is here. In 77, I was a student in a film institute, acting. I have seen that Mrugaya,
and he won the national award for his acting. It was so natural. There were artists that time putting a lot of makeup. Myself, I should not put makeup. I should look very much natural. People should feel I'm next door boy. That kind of image I should bring. So from every person, I drew inspiration. I mold myself. And today, what you are seeing me, that is. और अभिनेता मोहनलाल वेव सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लेजेंड्स एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मलयालम सिनेमा का कंटेंट बेहद समृद्ध है और मलयालम फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट है। I had the chance of working with great directors. That time they called as an art films. But even the art film has got entertainment values. So in Malayalam cinema, the content-wise, we are very rich. We call movies or cinema. So there were art films and commercial films in Malayalam long back. Now the content-wise, the new directors, it's full of art. It's a piece of art, which I cannot call a film as a bad film. It's a beautiful piece of art. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वक्त है। देश का हर एक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। कोर्ट से कोई ऐसी मांग मत करिए जिसमें सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कुछ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। इस तरह की बातें कोर्ट में ना लाएं जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता हो। आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस हमले की न्यायिक जांच कराने की मांग और कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग की गई थी। तो न्यायिक जांच की मांग वाली इस जनहित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। और पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच देश की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी NIA कर रही है। इस क्रम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते आज बैसरन घाटी में हमले की जगह का उन्होंने दौरा किया और पहलगाम में डेरा डाले हुए NIA टीम के साथ बैठक कर 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी भी ली। लश्कर तैयबा की शाखा TRF ने 22 अप्रैल को इस कायराना हमले को अंजाम देने का दावा किया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। तो NIA के DG आज बैसरन घाटी पहुंचे और जांच जो NIA कर रही है उस प्रगति के संबंध में उन्होंने समीक्षा बैठक की, घटनास्थल का दौरा किया। पुख्ता सबूत जुटा रही है NIA की टीम। लगातार जांच जारी है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। निर्दोष बेकसूर नागरिकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद NIA इस पूरे घटना की जांच कर रही है। आज NIA के DG स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस जांच की समीक्षा की। सदानंद वसंत ने बैसरन घाटी का दौरा किया। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। हमने इसे बहुत देख लिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत पहलगाम हमले का जवाब जरूर देगा।
आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। अब और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है 15। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो मुल्क उसका जवाब दे सकता है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान उसकी तैयारी कर रहा है। आजकल तो मैंने सुना है कि कई इलाकों में हमारे पुंछ राजौरी और इसमें दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। अटारी बॉर्डर पर आज अभी तक पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट नहीं किया जा सका है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से अभी तक अपने नागरिकों को वापस लेने पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है। तो पाकिस्तान की ओर से ये जो हीला हवाली है, ये अचरज पैदा करने वाली है, साथ ही संवेदनहीनता भी पाकिस्तान की दर्शाती है अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए। और पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इसी क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ कल पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई। इस हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ की खुफिया शाखा की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अमृतसर जिले के भरोपाल गांव के पास हथियारों, गोला बारूद और ग्रेनेड का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इसमें 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल्स, 6 मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना को रोकने में कामयाबी मिली है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश में जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में ही सरकार ने जीएसटी संग्रह के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह 2,37,000 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 2,10,000 करोड़ रुपए की तुलना में 12.6% अधिक है। 1 जुलाई 2017 को इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है, दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। जीएसटी पोर्टल पर जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपए रहा है। एसजीएसटी 59,372 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 1,15,000 करोड़ रुपए रहा है। सरकार के खजाने में सेस से 13,451 करोड़ रुपए आए हैं। अप्रैल के दौरान जारी रिफंड 48.3% बढ़कर 27,341 करोड़ रुपए हो गया है। और चुनाव सुधारों की बात करें, मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के मकसद से 3 नई पहल की है। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप है। इसमें मतदाता सूचियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण पर डेटा प्राप्त करना, बीएलओ को मानक पहचान पत्र जारी करना और मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना शामिल है।
इसका मकसद नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है। और देश भर में जाति जनगणना कराए जाने के फैसले के बाद बिहार में खुशी का माहौल है। आज पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में मिठाई बांटकर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये जनता दल यूनाइटेड के लिए खुशी और गर्व का विषय है। बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका जो विजन है, उस विजन को आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग माना। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर हमला किया और कहा कि जो लोग जातीय जनगणना को लेकर अपना क्रेडिट ले रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, क्योंकि अपने कार्यकाल में यह दावा करने वाले लोगों ने कुछ नहीं किया था। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विपक्ष की ही सरकार थी, लेकिन उन्होंने उस दौरान जातीय जनगणना नहीं करवाई थी। राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं, और जब बिहार में करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया। और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। और राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जातिगत जनगणना देश हित में है। पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम जातीय जनगणना का उठाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबका साथ सबका विकास इस सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1951 में सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था, ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि गुणवत्ता घट जाएगी अगर आरक्षण मिलेगा। 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी।
और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनता पार्टी के दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे भी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने दबा दिया। फिलहाल इस खबर से आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक खबर का, आपको सीधे लिए चलेंगे नई दिल्ली में, जहां गृह मंत्री अमित शाह बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा जानी चाहिए। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के सम्माननीय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में असम ने विकास की तेज रफ्तार पकड़ी है, ऐसे डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा जी, संसद में मेरी साथी बांसुरी स्वराज जी, श्रीमान ब्रह्मा जी, मंत्री असम सरकार, ये रोड और प्रतिमा के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसे मेरे मित्र और बोडोलैंड के सीएम प्रमोद बोरो जी, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, ठीक है भैया, रहने दो। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज के इस सभागार में आए हुए बोडोलैंड और असम से आए हुए मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। और सबसे बड़ा सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, असम और बोडोलैंड में हजारों हजार की संख्या में बोडोफा के सभी मानने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज अपनी जाति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सम्मान और अधिकार की लड़ाई पूरा जीवन लड़ने वाले बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि, और मेरा सौभाग्य है कि उसी दिन दिल्ली के दिल जैसी कैलाश कॉलोनी में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा संभ्रांत क्षेत्र है, वहां पर बोडोफा की आदमकद प्रतिमा और एक बहुत बड़े राजमार्ग का नाम बोडोफा के नाम पर देने के लिए मैं आ गया। दिल्ली में लगी ये प्रतिमा सिर्फ बोडोलैंड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे बोडो भाइयों बहनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे देश भर में छोटी छोटी जो जनजातियां हैं, जो आजादी के कई सालों तक सम्मान की खोज में संघर्ष करती रही, अपनी भाषा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लोगों के उत्कर्ष और विकास के लिए, जब बोडोफा की प्रतिमा यहां लगती है, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जब प्रतिमा यहां लगती है, न केवल बोडोलैंड, न केवल असम, देश भर की इस सभी छोटी जनजातियों का सम्मान होता है। और आज इनकी 35वीं पुण्यतिथि पर देश के महान दूरदर्शी पुत्र बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने पहलगांव में जो आतंक की भेंट चढ़े
जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो जाति के लिए, समस्त आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। इतने छोटे से कालखंड में देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर लड़ने की शिक्षा दी। हम बोडो है, इसका हमें गर्व है। और इस सूत्र को लेकर बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी
जनजाति के लोगों को एकत्रित किया और संघर्ष करने की शुरुआत की। दिल्ली में आवाज बुलंद की, बीएससी, बीए भी किया, एलएलबी भी किया और इन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की, इससे सबसे बड़ी परीक्षा थी बोडोलैंड की आवाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करना। मगर आज बोडोफा नहीं है। जियो और जीने दो का उनका सूत्र पूरे बोडोलैंड, पूरे आदिवासी समाज ने स्वीकारा है और आज अगर बोडोफा होते तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आज हमारा बोडोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरा असम बोडोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोडोलैंड असम को स्वीकारता है। आज बोडोलैंड से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ना लाइएगा। इस देश पर आपका इतना ही अधिकार है जितना मेरा है। अब बोडोलैंड के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। 2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है जो मानते हैं कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है। और इसी सूत्र के तहत आज बोडोलैंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं 2019 में गृह मंत्री बना। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को कंसंट्रेट करने का कहा। बोडोलैंड के लोगों के साथ चर्चा हुई। प्रमोद जी यहां बैठे हैं। 9 महीने की विशद चर्चा के बाद 2020 में बोडो एग्रीमेंट हुआ और सभी लोग हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। मगर देश भर के जनजाति समाज को मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो समझौते करती है इसका पालन भी करती है। भूतकाल में कई ऐसे समझौते हुए जिसका पालन भी आज हम कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया अपने समय में, मगर मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा भेंट है असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। हमने 20 से ज्यादा समझौते किए हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कॉल पर 10,000 से ज्यादा लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और ये 20 से ज्यादा समझौतों की एवरेज निकाले तो 78% बातों की पूर्ति ये 3-4 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कर दी। यही बताता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और आज
पूरा असम शांति के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और मैं बोडोलैंड की एक विराट रैली में, लाखों लोग थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी। वो रैली में कहकर आया था कि हम मई एंड के पहले बोडोफा की प्रतिमा भी लगाएंगे और उनके नाम पर रास्ते का नामाभिधान भी करेंगे। और आज 1 मई को उनकी पुण्यतिथि के दिन, अभी मई समाप्त भी नहीं हुआ है और ये वादा हमारा आज पूरा हो चुका है। जिस दिल्ली के बोट क्लब पर बोडोफा ने बहुत बड़ी रैली कर बोडोलैंड के मुद्दों से पूरे देश को झकझोरने का काम किया था। 1987 की ऐतिहासिक जज फील्ड रैली और जिला स्तरीय सामूहिक रैलियों के माध्यम से जो जागृति लाई, आज वो उसका उद्देश्य पार कर चुकी है। बोडोफा के विचार, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब बोडो युवाओं को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी आज मैं बोडोलैंड के युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब जियो और जीने दो के सूत्र को, बाथो धर्म की, ब्रह्म धर्म की मूल कल्पना को आगे बढ़ाइए और आसाम के विकास के लिए अपना योगदान दीजिए। आज आसाम पूरे देश भर में औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रकार से आकर्षक केंद्र बना है। जिस आसाम से स्वास्थ्य लाभ के लिए, हेल्थ की सेवाओं के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जाना पड़ता था, आज बंगाल के लोग हेल्थ की सुविधाओं के लिए आसाम आ रहे हैं। आसाम में इतना विकास हुआ है। ढेर सारी इंडस्ट्रीज आसाम के अंदर विकसित हो रही है और ये विकास का संदेश न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है। आज मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में 220 से अधिक जातीय समूह हैं, 160 से ज्यादा जनजातियां हैं, 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार है, 30 से ज्यादा पारंपरिक नृत्य की शैलियां हैं और 100 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन भी वहां बने हैं और 70 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट भी है। और आसाम और नॉर्थ ईस्ट का साहित्य जिनको परिचय है, वो सभी लोग मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, आसाम की संस्कृति सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और आसाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारत की संस्कृति का सबसे अनमोल गहना हमारी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल संस्कृति है। और इसको आज बाथो बोराई के आशीर्वाद से देश भर में हम प्रसारित और प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। 2020 के बोडो समझौते के बाद 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समूहों का समझौता हुआ, 22 में मेघालय असम अंतर्राज्यीय सीमा समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल समझौता हुआ, 23 में असम डीएनएलए समझौता हुआ और 23 में उल्फा समझौता हुआ। 10,600 से ज्यादा युवा हथियार डालकर
आज कोई पंचायत का सदस्य बना है, कोई सरपंच बना है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई अपने ट्राइबल समिति का सीएम बना है। ये सारे लोग आज मेन स्ट्रीम में आए हैं और मैं मानता हूं कि 10,500 से ज्यादा जो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं वो देश की ताकत बढ़ाता है। मोदी जी ने आसाम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट जाने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो हमारे मोदी जी ने। बोडोलैंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी मोदी जी 4-4 बार गए। ये बताता है कि छोटी छोटी जनजातियों को मिलकर बना हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट देश का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और मैं आज नॉर्थ ईस्ट वालों को कहना चाहता हूं, आपकी संस्कृति भी अनमोल है और आपकी ताकत भी अनमोल है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग हमारे नॉर्थ ईस्ट का है और सबसे ज्यादा वन संपदा कोई एक क्षेत्र में है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट पूरे देश की ताकत बने और पूरे देश की ताकत नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए लगे, ये लक्ष्य लेकर मोदी सरकार चल रही है। आज बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि पर अपने 35 साल के छोटे से जीवन में जो उन्होंने जनजाति समूहों के लिए, बोडो समूह के लिए किया है, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए एक 9 फुट की बड़ी प्रतिमा और एक मार्ग का नाम रखने का जो कार्यक्रम है, इसके लिए मैं बोडोलैंड और आसाम के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अंत में फिर से एक बार बोडोफा ने कहा था, संगठित होइए, संघर्ष करिए, शांति का मार्ग न छोड़िए और जियो और जीने दो के सूत्र पर चले, उसको हम पकड़ कर रखें। यही अभ्यर्थना। वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो आप देख रहे थे नई दिल्ली के कैलाश कॉलोनी से सीधा प्रसारण, जहां बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित किया और बोडोफा की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जहां पर देश भर में के जनजातियों का सम्मान होता है। उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा कि किसी भी तरह से जो आतंकवाद है उसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। और यहाँ पर एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से रूबरू कराते हैं जो कि पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये अमित शाह ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर चीज का हमने मजबूती से जवाब दिया है। कायराना हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा है। 27 नागरिकों की जान लेने वालों को चुन चुन कर जवाब देंगे। देश से आतंकवाद का सफाया किया जाएगा, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है। कैलाश कॉलोनी में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा से जुड़े हुए कार्यक्रम में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ घोषणा की और बार बार कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और पीएम मोदी के नेतृत्व में हर चीज का हमने मजबूती से जवाब दिया है। कायराना हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से गरजे हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 27 नागरिकों की जान लेने वालों को चुन चुन कर जवाब देंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 27 नागरिकों की जान लेने वालों को चुन चुन कर मारा जाएगा। देश से आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। अमित शाह का
कहना है और पीएम मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातीय जनगणना से जो आंकड़े आएंगे उनसे बजट आवंटन में मदद मिलेगी, लक्षित समूहों तक सरकार पहुंच सकेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय से विकास की धारा से वंचित रह गए हैं उन तक विकास का उजाला पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है, इसका क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। आप लगातार इसको लेकर के संघर्ष करती रही हैं, संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाती रही कि जाति जनगणना हो। अब सरकार ने फैसला ले लिया है, क्या विजन है इसके पीछे और क्या फायदा होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास अधिकृत आंकड़े आएंगे और महज आंकड़ों का संग्रह नहीं है। यानी ये आंकड़े आने के आगे की बात ये है कि सरकार इतने समय से बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सरकार करती है, लेकिन उसमें कैसे प्रेसिशन आए, कैसे जो टारगेटेड इंटरवेंशंस हम कर पाएँ, उसके लिए हमारे पास अधिकृत आंकड़े होने चाहिए। तो ये आंकड़े आने के बाद हमारे बजट एलोकेशन सही दिशा में होंगे, कहाँ सही मायने में ज़रूरत है सरकार के इंटरवेंशंस की, वेलफेयर प्रोग्राम्स की, वहाँ लक्षित समूहों तक वो पहुँचेंगे। तो जो लोग लंबे समय से वो विकास की मुख्य धारा से वंचित है उन तक विकास का उजाला पहुँचेगा। तो सामाजिक न्याय की दिशा में कितना अहम फैसला मानती हैं आप? जब हम विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं तो जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है उसको हाथ का सहारा लेकर आगे बढ़ाना है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का संकल्प है, हमारा रिकॉर्ड है। 11 वर्षों में हमने ऐसे अनेक फैसले किए हैं। विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठा रहा है। ये हमारे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है और एक के बाद एक फैसले हमने अपने पिछले 2 कार्यकाल में किए हैं। इस कार्यकाल का ये बहुत ही बड़ा फैसला है और मोदी जी की सरकार अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी और विपक्ष कई नेता जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है, वो अपनी जीत बता रहे हैं और इंडी अलायंस की जीत बता रहे हैं। जब आपके पास मौका था तब आप क्या कर रहे थे? तब आपको ओबीसी का ख्याल क्यों नहीं आया? और 6 दशक का समय छोटा नहीं होता। और ये तमाम पार्टियां जो आज इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, ये बाहर से अंदर से सरकार के भीतर रह के समर्थन कर रही थी, तब इन्हें चिंता क्यों नहीं? ये तो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, तब इन्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए? अनुप्रिया जी का कहना है कि इससे देश की प्रगति में काफ़ी योगदान मिलेगा और जो भी समाज के वंचित लोग हैं और विकास की धारा में छूट गए हैं उनको इस विकास की धारा में जोड़ा जाएगा। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नीट यूजी परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र लीक होने का फर्जी दावा करने वाले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स पर एनटीए ने कार्रवाई की है। एनटीए द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए संदिग्ध दावों की रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से मिले इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने ऐसे 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनल्स की पहचान की है जो इस बारे में भ्रामक सूचनाओं का प्रसार कर रहे थे। एनटीए ने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी दी है ताकि इन चैनल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी तत्काल इन चैनलों को हटाने को कहा है ताकि इस झूठ के प्रसार को रोका जा सके और छात्रों में अनावश्यक घबराहट न पैदा हो। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन आगामी 4 मई को होना है। परीक्षा से जुड़ी किसी भी संदिग्ध दावे की रिपोर्टिंग 4 मई को शाम 5 बजे तक ही की जा सकती है। और बढ़ती गर्मी में अगर लू लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट की सेवा शुरू की गई है और एमएल हॉस्पिटल में शुरू की गई 2 बिस्तर के हीट स्ट्रोक यूनिट में 2 इमरजेंसी कूलिंग टब की भी व्यवस्था है। कैसे लू लगे मरीजों का इलाज होगा, इस पर आरएमएल हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमलेंदु यादव से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने।
हीट स्ट्रोक के बढ़ते मामले को देखते हुए आर्मेल अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट बना है और कैसे ये काम करता है और कैसे मरीज जब यहाँ पर आएंगे तो उनका इलाज होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर्मेल के इमरजेंसी के प्रमुख डॉक्टर अमलेंदु हैं। जो क्लाइमेट चेंज है और जो लगातार टेम्परेचर्स हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए लास्ट ईयर हमने ये हीट स्ट्रोक यूनिट तैयार किया था। हीट स्ट्रोक का पेशेंट जैसे ही इमरजेंसी में आता है उसको इमीडिएटली यहाँ पे रश किया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक टब है, ये एक नॉर्मल टब है। इसमें जो वाटर का फ़्लो है इतना फास्ट है कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये पूरा टब भर जाता है और इसमें करीब हमें 50 केजी बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है, जो वो हमारी आइस मेकिंग मशीन है। ये आइस मेकिंग मशीन की जो कैपेसिटी है 250 से 300 केजी बर्फ़ पर डे बनती है। जब हम ये 50 केजी बर्फ़ इसमें डाल देते हैं तो इसका लेवल करीब यहाँ तक आ जाता है और इसका टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री हो जाता है, जो एक आइडियल टेम्परेचर है। फास्टेस्ट वे तरीका है बॉडी को का टेम्परेचर नॉर्मल लाने के लिए। जैसे ही पेशेंट आता है उस पेशेंट्स को हम एक्सपोज़ कर देते हैं, सारे कपड़े उसके हटा देते हैं। कपड़े हटाने के बाद उसमें ये मॉनिटर है हमारा, इसमें हम बीपी, ईसीजी, रेस्पिरेशंस, टेम्परेचर सब रिकॉर्ड लगाते हैं। उसके बाद उस पेशेंट्स को इस टब में रखा जाता है और मॉनिटरिंग साथ में रखी जाती है। पेशेंट्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आईसीयू में जैसी मॉनिटरिंग, जिस लेवल में मॉनिटरिंग आईसीयू लेवल की होती है, वो मॉनिटरिंग यहाँ पे चल रही होती है। और टेम्परेचर नॉर्मल आने में 20 से 25 मिनट में टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। इसमें हमारे 80% पेशेंट्स जो होते हैं उनको सांस की नली डल चुकी होती है। फिर उस पेशेंट्स को निकाल के टॉवल से सुखाया जाता है और अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो अगर हम उस तरफ देखेंगे तो हमारे पास वो वेंटिलेटर्स का प्रोविज़न है। ये वेंटिलेटर्स का प्रोविज़न है और ये बेड है। बट जब हमारे पास पेशेंट फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से ही पेशेंट्स को आगे या तो वार्ड में या आईसीयू में भेज दिया जाता है। एक बार में कितने मरीज को ले सकते हैं? हम यहाँ पे एट ए टाइम 2 पेशेंट्स ट्रीट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से जो लोग प्रभावित होते हैं, जिनको लू लग जाता है, उनका इलाज यहाँ पर स्पेशल क्लिनिक में किया जाता है। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।